में 60 आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। टोटल 15 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन 25 है, हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक्सप्लेन। कि जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन था, स्थिति था भारत का, वो किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रभावित हुआ था, उसको इसके आंसर में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखिए इसका आंसर जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया था। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। और ये जो युद्ध का खर्चा था, उससे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, जिसको फाइनेंस किया जा रहा था लोन के द्वारा और टैक्स से बढ़ाकर, जिससे कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। और जो युद्ध का समय था 1913 से 1918 के बीच में प्राइस डबल हो चुका था, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। विलेजेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। और गांव के लोगों को बोला गया कि वो सैनिक सप्लाई करें और ज़बरदस्ती का रिक्रूटमेंट होने लगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। देन इन 1918, 19 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और उसी समय में फसल बर्बाद हो गए थे भारत के कई भागों में, जिसके कारण खाने की कमी हो गई थी। दिस वाज एक्कम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसके साथ में एक महामारी आ चुका था इन्फ्लुएंजा का। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic। कि उस समय का जो सेंसस था 1921 का, वो बताता है कि 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोग बीमारी और भूखमरी के कारण मारे गए थे। तो इसमें से 3 पॉइंट को हमको लिखना है। अब इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द वार क्रिएटेड ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं। इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि ड्यूरिंग द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918 विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, मिलियंस डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर, फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। तो इसमें ध्यान रखना है 60 वर्ड्स के लिमिट में हमको लिखना है। क्वेश्चन 25 का आर है, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज रिलेट देमसेल्व्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। कि किस प्रकार से जो भारतीय व्यापारी और उद्योगपति थे, उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें से अपने आप को रिलेट किया। इसको हमको इसमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो अपॉर्चुनिटीज मिला था, उसके कारण भारत के जो व्यापारी उद्योगपति थे, उन्होंने काफ़ी लाभ कमाया और पावरफुल हो गए। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। और अपना बिजनेस बढ़ाने के कारण वो ऐसे पॉलिसी के विरुद्ध में थे जिससे उनका बिजनेस जो है रुकता था। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। वे चाहते थे कि इम्पोर्ट्स के ऊपर प्रोटेक्शन मिले उनको फॉरेन गुड्स के साथ में, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका रेशियो जो है इस प्रकार से रहे कि इम्पोर्ट डिस्करेज हो, जिससे उनका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़े। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की इन 1927, लेड बाई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड G.D. बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस। तो उन्होंने फिक्की बनाया, और इसके साथ में जो पुरुषोत्तम दास थे और G.D. बिरला थे, उनके लीडरशिप में उन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस को। तो इसमें देखिए और भी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें से 3 पॉइंट अपने को लिखना है। अब इसके आंसर में इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड रिफ्यूज टू बाई आर सेल इम्पोर्टेड गुड्स। ये वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं। फिर इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि दे रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज।
फॉर दिस दे फार्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की इन 1927। और इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। क्वेश्चन 26 है, एग्जामिन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। हमको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं जो रेलवे नेटवर्क है उसके वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को भारत में। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे नेटवर्क का हमारे देश में वो ज़्यादातर प्रभावित होता है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से। द नार्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। और जो उत्तरी भारत के मैदान हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और खेती बाड़ी के रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिनके कारण रेलवे लाइन के लिए कंडीशन जो है काफ़ी अच्छा है। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टेकल्स। लेकिन जो बड़ी संख्या में नदियाँ हैं उनमें बड़े बड़े ब्रिज बनाने पड़ते हैं जिसके कारण कुछ बाधाएँ आती हैं। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गेप्स और टनल्स। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भाग में वहाँ पे रेलवे लाइनों को लो हिल्स में, घाटियों में और टनल्स में बनाया जाता है। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। लाइकवाइज इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वाम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, इनमें भी रेलवे लाइन बिछाना जो है ना कठिन है। द कंटिगुअस स्ट्रेच ऑफ सादरी कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गेप्स और पासेस, घाट्स। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India। और जो कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर और गुड्स का मूवमेंट बढ़ा है। इट हैज़ आल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स। लेकिन चूँकि वहाँ पे बहुत सारा जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है उसके कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है और कई जगह जो ट्रैक है वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है। तो इन्हीं में से 3 पॉइंट को हमको लिखना है। अब इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ये वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे द नार्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। और इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान on the sandy plain of western Rajasthan it is very difficult to lay railway lines which has hindered the development of railways। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया है, 3 पॉइंट बताया है, लेकिन हमने जो समझा है कई सारे पॉइंटों को समझा है उनको भी आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन 27 है, इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC डिफरेंट फ्राम अदर कंपनीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। कि किस प्रकार से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, MNCs हैं, वो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिसको इसमें अदर कंपनीज बोला गया है उनसे अलग हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं उनका जो ऑपरेशन का एरिया होता है वो कई कंट्रियों में होता है, जैसे कि एग्जांपल इन्फोसिस। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज होते हैं उनका जो एरिया होता है वो केवल उसी कंट्री में होता है जिस कंट्री में वो ऑपरेट करते हैं। दूसरा, जो कंपनीज होते हैं जैसे इन्फोसिस है, ये बहुत सारे कारणों के कारण कई देशों में फैले होते हैं, कई कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड करके रखते हैं, क्योंकि ये उनको काफ़ी चीप पड़ता है। जिस देश में जो चीज़ सस्ता होता है उस देश में उस चीज़ को ये लोग करते हैं। ऑपरेशनल कास्ट इनके लिए काफ़ी कम हो जाता है और न्यू मार्केट्स इनको मिलते हैं, चीपर रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसके कारण इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ रिस्क भी इनका बढ़ जाता है। जैसे इसमें मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है, आप TCS का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो इन्फोसिस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। जो डोमेस्टिक कंपनियां होती हैं उनके साथ में एक्सचेंज रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके साथ में एक्सचेंज रेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उनके जो प्रॉफिट हैं
या उनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर इसका एक गहरा इम्पैक्ट आता है। तीनों में से 3 पॉइंट्स को हमको इसके आंसर में लिखना है। अब इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ओन्स एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन अक्रॉस वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाइल डोमेस्टिक कंपनीज डू नॉट। एग्जाम्पल इन्फोसिस, टीसीएस। इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंपनीज इन्फोसिस एक्सपेंड ग्लोबली फॉर वेरियस रीजन्स सच एज टू गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, लोअर रिसोर्सेज कास्ट एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। अब इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि एमएनसीज आर ससेप्टिबल टू करेंसी रेट्स दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द फॉरेन कंट्रीज वेयर एज दे ऑपरेट इन कंट्रास्ट टू अदर कंपनीज। ये भी हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन 28 है डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक गवर्नमेंट होते हैं, उनके बीच के अंतर को हमको इसमें बताना है। देखिए, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिफरेंस है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। वहीं पे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो केवल कुछ लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है डिग्निटी और फ्रीडम सबको प्रोवाइड करते हैं, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। और कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है डेमोक्रेसी में तो डिबेट, डिस्कशन और नेगोशिएशन के थ्रू में वो सॉल्व होता है, न कि किसी एक के मर्जी से। इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कॉर्पोरेशन होता है और एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और इससे लोगों का जो डिग्निटी है वो बढ़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं और जो भी मेजर पॉलिसीज़ हैं उसमें पब्लिक डिबेट होता है। कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो पेज है ना, दोनों पेज में आप काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और बहुत सारा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए 3 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अब इसके आंसर में देखिए एक टेबल बना दीजिएगा, जैसे मैंने बनाया हुआ है। एक साइड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखिएगा, एक तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पहला पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल। और उसी में हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिखेंगे इट इज सिलेक्टेड एंड फॉर्म्ड एट इट्स ओन डिस्क्रेशन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिबेट एंड डिस्कशंस। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिखेंगे कि राइट्स एंड फ्रीडम्स आर रिस्ट्रिक्टेड, रूलर्स आर सुपीरियर एंड अबव लॉ। अब इसके थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, और पावर इनहेरिटेड आर टेकन बाई फोर्स बाई अ डिक्टेटर आर द मिलिट्री, एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की। क्वेश्चन 29 है टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गूमेंट्स। कि जो टर्सरी सेक्टर होता है वो जो बाकी 2 सेक्टर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उससे अलग होता है। ये जो स्टेटमेंट है इसको एक सूटेबल आर्गूमेंट के साथ, एक अच्छे तर्क के साथ हम लोगों को जस्टिफाई करना है। अगर इस पेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो जो टर्सरी सेक्टर होता है बेसिकली एक सर्विस सेक्टर है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो होते हैं वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। टर्सरी सेक्टर जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। टर्सरी एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। साथ ही साथ टर्सरी सेक्टर जो है ना वो सर्विसेज देता है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, इसके एग्जांपल हैं टर्सरी एक्टिविटीज़ के। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। टर्सरी सेक्टर जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन अदर सेक्टर्स। इनमें से 3 पॉइंट को इसके आंसर में हमको लिखना है। अब इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि द टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सर्विस बट अदर 2 सेक्टर्स प्रोड्यूस गुड्स। ये हम समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे कि द एक्टिविटीज अंडर टर्सरी सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे टर्सरी सेक्टर जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन अदर सेक्टर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा।